ये मेरे भोले बाबा जी इन्हें क्रेडिट देना चाहूंगी। इन्हीं की वजह से ही इन्होंने ही हमेशा से शुरू से जब से मैं इनको जानती हूँ तब से ही इन्होंने ही मुझे हमेशा से पुश किया, मुझे मेरे अधिकारों के बारे में बताया, ये बताया कि कैसे तुम एक महिला होकर अपना अपना पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती हो, कुछ बन सकती हो। तो वो सब कुछ जो है इन्हीं की देना। आज जो मैं स्पेशल एजुकेशन टीचर बनी लेकिन हूँ, ये भी रास्ता कहाँ से खुला आपका? रास्ता भी यहीं से ही खुला। अच्छा, रास्ता यहीं से खुला है, मतलब बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है। तो फिर भगवान तो पीछे से ही चलते आ रहे हैं, अगर उनको देना होता तो वो एकदम से प्रकट होके ये कहते हैं कि भाई लो ये महिलाएं, इनका उद्धार करो और भाई महिलाओं को ना सती करा जाएगा, ना महिलाओं को ये करा जाएगा, महिलाएं बराबरी की हिस्सेदार होंगी। पर वो बराबरी की हिस्सेदारी बाबा साहिब ने दी है और हम उनके बहुत ऋणी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये बच्चों को भी नमस्कार, आप यही देख रहे हैं कहते एनबी हैं। न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ ही आज हम दिल्ली के रोहिणी युवा शक्ति स्कूल में। जी हाँ, आज यहाँ पर SC/ST टीचर्स फेडरेशन दिल्ली की तरफ से आज यहाँ पर संविधान दिवस का जो कार्यक्रम है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। और यहाँ पर तमाम आज दिल्ली के जो MCD स्कूल है उनके अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ पर मौजूद रहे और उसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो कि अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। मंच पर तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखकर इस देश के निचले पायदान से लेकर अगर मैं उच्च पायदान तक की बात करूं तो सबको समानता देते हुए इस देश में अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीवन स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया और उनको पूरा अधिकार दिया कि आज कोई भी है चाहे किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से है उसको अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो आपको मैं दिखा दूं एक बार, ये वही युवा शक्ति स्कूल का जो हॉल है उसी में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम अभी समापन हो चुका है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो आज का कार्यक्रम था उसका बेसिक उद्देश्य क्या था और किस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं उनसे भी जुड़ेंगे। मैडम, नाम क्या आपका? सुमन। सुमन जी कहाँ से है? अध्यापिका है। कौन से स्कूल में? रिठाला फर्स्ट। रिठाला फर्स्ट में। आज यहाँ की संविधान दिवस सेलिब्रेट किया गया, तो किस तरह से देखते हैं आज वर्तमान समय में अगर संविधान नहीं होता तो इस भारत देश की महिलाओं की स्थिति क्या होती? मुझे लगता है कि जैसे पहले था, संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले जिस तरीके से एक लेडीज की स्थिति थी आज भी वैसी ही होती। हम पहले किस तरह की स्थिति, थोड़ा सा हमारे दोस्तों को इस बारे में बताएं। जैसे मेरे हिसाब से उनकी बहुत ही शोचनीय, बहुत ही दयनीय स्थिति थी, क्योंकि उससे पहले समाज में किसी तरीके का भी अधिकार उनको नहीं दिया गया था। और आज जो हम एजुकेशन या हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आगे होके हर लेडी हर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, ये सब कुछ संविधान की देन है। ये संविधान के तहत है, लेकिन संविधान लिखने वाले जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे उन्होंने इस देश के लिए, खासकर इस देश की महिलाओं के लिए 4-4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी जीवन संगनी कुर्बान की। और उन्होंने 1956 में एक भारत देश के लोगों को संदेश दिया कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार शोषण करती है, आपको गुलाम बनाती है, आपको उस व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस दृष्टिकोण में आप किस तरह से काम कर रहे हैं? जैसे आज हम सभी देख रहे हैं कि संविधान जब से लागू है उसके बाद और आज भी जो संविधान है, मुझे लगता है आज के समाज में भी बहुत सटीक तरीके से काम कर रहा है। आपको संविधान के माध्यम से क्या क्या राइट मिले हैं? सबसे पहला तो एजुकेशन का ही है, और आज जो मैं यहाँ पर खुल के बोल रही हूँ अपनी अभिव्यक्ति करने का, और एक खासकर एक महिला के रूप में जो मैं यहाँ बैठी भी हूँ, तो मुझे लगता है ये सारे जो भी कार्य मैं कर रही हूँ आगे समाज में जो भी मतलब बढ़ के काम कर रही हूँ, ये सब कुछ संविधान की ही देन है। और जानना चाहूंगी, आप समाज में महिलाओं को जगाने के लिए कुछ काम करती हैं, बाबा साहब के बारे में कुछ बताती हैं, या सिर्फ टीचिंग तक ही सीमित है कि स्कूल गए, बच्चों को पढ़ाया और घर आ गए? अधिकतर तो मेरा यही है कि मैं अभी अपने जैसे जो भी मेरे स्कूल में है मैं वहाँ पे भी कार्य करती हूँ, और जो जैसे ऐसे जो भी हमारा प्रोग्राम होता है इस तरीके के सभी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती हूँ, अपने भाइयों के साथ खड़ी होती हूँ। और जहाँ भी मुझे लगता है, जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है या मुझे लगता है कि हाँ मेरे समाज के जो लोग हैं या मेरे साथ के जो टीचर्स हैं या कहीं पर भी अपने मान लो अपने आसपास भी मैं कहीं देखती हूँ तो उनके साथ जरूर खड़ी होती हूँ।
आज अक्सर हम देखते हैं क्योंकि लोग भी बहुत सारे एलिगेशन आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं खासकर सरकारी स्कूलों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अगर आंकड़े उठाकर देखें सरकारी स्कूलों में जितने भी अध्यापक पढ़ाते हैं, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हो या बड़े स्कूल हो, हम देखते हैं कि सारे जो टीचर्स हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं। तो क्या जो अध्यापक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है उनको अपनी शिक्षा पर विश्वास नहीं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, विश्वास है, लेकिन क्या होता है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल है इसमें, क्योंकि नेचुरली आज आपने देखा होगा जो सरकारी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, मेरे ख्याल से सब में इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आज हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे वहाँ पर, लेकिन फिर भी मैडम वो प्राइवेट स्कूलों को आज भी कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। वो एक मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम का भी उसका प्रभाव है। लेकिन जो सरकारी अध्यापक है वो तो टेस्ट देकर आता है, वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड होता है, तो उससे अच्छा एक प्राइवेट स्कूल पे जो लोग विश्वास करते हैं, ये गलत नहीं लगता आपको? लगता है। चलिए ठीक है, जितना मैम ने समझा अपने आधार पे हमारे साथ में अपनी व्यक्ति के माध्यम से विचार व्यक्त किया। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में दूसरी मैम भी है। नहीं हम ज्यादा नहीं पूछेंगे, सिर्फ नाम पूछेंगे। नाम क्या है? सविता। हाँ, क्या करते हैं? मैं स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ डीओई में। तो एजुकेशन में टीचर और उसके बावजूद भी आप भाग रहे हो कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये तो नाइंसाफी हुई ना। एक अध्यापक होकर जिसका कि एक रोल बहुत बड़ा होता है समाज में, जो कि समाज को एक सही दिशा और दिशा देने का काम करता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आज समाज में जो भारत की महिलाएं हैं उनकी किस तरह से स्थिति है? देखा जाए तो 50-50 है। काफ़ी महिलाएं जो है आगे निकल भी चुकी हैं अगर हम अपने शहरी इलाकों की बात करें, और अगर हम काफ़ी पिछड़े वर्ग में जाएं तो काफ़ी अभी पिछड़ी हुई भी है। तो 50-50। आपने 50-50 की बात करी, क्योंकि अभी मैंने भी यहाँ पर देखा जितनी पुरुष अध्यक्ष की यहाँ पर संख्या ज्यादा थी, शायद उसके इक्वल तो मेरे ख्याल से महिलाओं की नहीं थी, 10% होंगी। और आप इक्वलिटी की बात करते हैं तो आज संविधान दिवस यहाँ पर जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया है, बाबा साहब को लेकर तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी, तो क्या लगता है आपके जीवन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान और किस तरह से योगदान है? देखो, ये तो पूरा योगदान है। अगर ओवरऑल बात करूं तो महिलाओं के लिए जितने भी कानून बनाए गए, संविधान में जितने भी उनके अधिकार जोड़े गए, तो वो उन्हीं की वजह से है। फिर अगर मैं अब अपने लेवल पर आऊँ, एससी एसटी के लेवल पर आऊँ, तो महिलाओं को और आरक्षण जो मिला वो उन्हीं की वजह से मिला। जी, आज अक्सर हम भारत देश की महिलाओं से जब बात करते हैं, खासकर उन महिलाओं से जो संपन्न है, जो एजुकेशन की फील्ड में है या बहुत ऊंचे पदों पर है, जब हम उनसे बात करते हैं कि भाई आप नौकरी लगी है तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो खासकर एक चीज निकल कर आती है, कोई मतलब भोले बाबा का वर्णन करता नजर आता है, कोई शिव जी का, कोई पार्वती का। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो जीवन है, आज आप एक अध्यापक है, बच्चों को एक दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं, अच्छी दिशा दे रहे हैं, तो आप किस तरह से किसको क्रेडिट देंगे? ये मेरे भोले बाबा जी इन्हें क्रेडिट देना चाहूंगी। इन्हीं की वजह से ही, इन्होंने ही हमेशा से, शुरू से, जब से मैं इनको जानती हूँ तब से ही इन्होंने ही मुझे हमेशा से पुश किया, मुझे मेरे अधिकारों के बारे में बताया, ये बताया कि कैसे तुम एक महिला होकर अपना पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती हो, कुछ बन सकती हो। तो वो सब कुछ जो है इन्हीं की देना। आज जो मैं स्पेशल एजुकेशन टीचर लेकिन रास्ता कहाँ से खुला आपका? रास्ता भी यहीं से ही खुला। अच्छा, रास्ता यहीं से खुला है, मतलब बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है। तो फिर ये उन्हीं की तो अनुयायी है, उन्हीं के तो नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो वो ये वहीं से तो उठ कर आए हैं, तो वो इनको बढ़ा रहे हैं और ये मुझे। चलिए, इनके जीवन साथी हैं, उनसे भी हम दो चार बातें जान लेते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर हम देखते हैं कि जब समाज में चाहे सामाजिक क्रांति हो, धार्मिक क्रांति हो या राजनीतिक क्रांति हो, वहां पर हम देखते हैं कि पुरुष बहुत कम महिलाओं को निकालते हैं, लेकिन जब एक आर्थिक रूप से संपन्न होने की बारी आती है, चाहे उसमें डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, वकील है, जज है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर इंजीनियर जब महिलाएं बनती है तो घर की आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? खाली एक महिला को सरकारी नौकरी प्राप्त करके वहां तक सीमित रह जाना चाहिए, या समाज में बढ़ चढ़कर निकलकर समाज को प्रेरित व जागरूक करने का काम करना चाहिए? जी, ऐसा कुछ नहीं कि ये तो कुछ लोगों की सोच है कि बस इस आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए हमें अपनी लेडीज को आगे निकालें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो बल्कि ज़्यादातर कई चीज़ें ऐसी होती कि जो लेडीज सिखाती है। जेंट्स तो एक माहौल में जाता है, उस माहौल से आ जाता है, लेकिन पारिवारिक, आर्थिक, ये सब कुछ कौन सिखाता है? ये हमारी लेडीज ही सिखाती है। और इनको मैं तो ये कहता हूँ कि हर फील्ड में इनको भेजो, हमसे ज़्यादा इनको स्वतंत्रता दो, ये हमसे ज़्यादा आगे करके दिखाती है। जी, तो देखिए कहीं न कहीं अभी भाई साहब ने बिल्कुल स्वीकार किया है, अगर महिलाओं को पूरा मौका मिले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, तो वो बढ़ चढ़कर पुरुषों से ज़्यादा अपनी भूमिका निभाती है। यहाँ पर तमाम लोग मेरे साथ में खड़े हैं, खासकर जो आयोजक समिति है आज की, जिस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो पूरी की पूरी टीम है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो जानने का प्रयास करूँगी। आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, जानना चाहूँगा जिस तरह से कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? मैम, सबसे पहले तो
आज जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने सम्मेलन किया था कि एमसीडी में जितने हमारे साथी जॉब कर रहे हैं, शिक्षक या किसी दूसरे महकमे में, वो संविधान के बारे में जाने, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ है। तो हमारी एक्सपर्ट की टीम ने उन्हें बताया कि हमारे क्या राइट्स है, हमारी क्या ड्यूटी है। तो बिना डरे, क्योंकि कुछ सरकार की कमियां और कुछ शोषण तो शुरू से ही हो रहा है, हर कर्मचारी में कहीं ना कहीं डर का माहौल रहता है कि कहीं हमें फंसा ना दिया जाए। तो हमारी आज एक्सपर्ट की टीम ने संविधान के बारे में बताया कि किस तरह आप उन चीज़ों से रूबरू हो सकते हो, किस तरह आपका बचाव होगा। सबसे पहला तो था हमारा ये, फिर ये हमारा वार्षिक सम्मेलन फेडरेशन का हमने 1 साल पहले ही गठन किया था। तो आज हमारा ये पहला सम्मेलन था। इसमें दिल्ली के 12 जोन से तमाम स्कूलों से साथी आए हुए हैं। उन्होंने अपनी बातें रखी और हमने भी फेडरेशन की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया कि फेडरेशन परिवार उनके साथ हमेशा साथ खड़ा रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली के जितने तमाम टीचर्स हैं, SC ST जो हमारी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, वो भी, जो किसी कारण ना जुड़ पाए वो भी, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। SC ST टीचर फेडरेशन दिल्ली हर उस टीचर के साथ खड़ी है जो किसी न किसी कारण से पीड़ित है, जिसका शोषण हो रहा है। वो कभी अकेला ना समझे, पूरा फेडरेशन परिवार उनके साथ है। जी सर, आज हम अक्सर देखते हैं कि भारत देश में बहुत सारे आंदोलन संविधान को लेकर हो रहे हैं और आप लोगों ने भी, जिस तरह से सबको पता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लिखकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। तो क्या आज लगता है वर्तमान समय में जिस तरह की स्थिति है, हालात है, खासकर इस बहुजन समाज के जो एक बहुत बड़ा तबका है, उस पर जिस तरह से आए दिन एट्रोसिटी वगैरह होती रहती है, तो क्या लगता है जो संविधान जिसकी परिकल्पना करते हुए परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा था, क्या वो सही रूप में लागू हो रहा है? नहीं, आज 75 साल हो गए अंगीकार किए हुए हम इन संविधान को। अगर हम परिदृश्य में देखें ना, तो आप यूं कह सकते हो कि मूलभूत सुविधाएं भी हमारे लोग वंचित हैं। गरीब तबके को छोड़ो, जो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक डर का माहौल रहता है कि हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। मतलब कहने को तो हम यूं कह सकते हैं कि संविधान हमें बराबरी का दर्जा देता है, बट धरातल पे वो चीजें कहीं नहीं है। करनी और कथनी में फर्क है। और कथनी में फर्क है। तो इसके दोषी कौन है सर? दोषी सिस्टम है मैडम, दोषी सिस्टम है। जैसे आपने बताया, एट्रोसिटी के मामले दर्ज होते हैं, उनके कोई सुनवाई नहीं होती, सालों सालों मुकदमे चलते रहते हैं। तो आदमी हमारा कहाँ जाए? या तो कानून काम करे अपना सही से, या जो मातहत अधिकारी हैं जिनके पास हमारा आदमी गुहार करता है, वो अपना सही से काम करें, तो ही उनका कुछ समाधान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आपने जिस तरह से बात की सिस्टम की, सर अभी हम बात कर रहे थे, मैं एक सवाल आपसे भी लेना चाहूंगी क्योंकि आप अधिवक्ता है और अधिवक्ता होने के कारण जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया है तमाम एजुकेशन जो टीचर्स के उसकी तरफ से, तो जो संविधान दिवस के, हम संविधान दिवस पर बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नारे तो लगा लेते हैं, लेकिन जो सिद्धांत, जो आइडियोलॉजी उन्होंने दी, उस पर चलने का आज भी कहीं ना कहीं इस भारत देश के लोग काम नहीं कर रहे। तो क्या लगता है ऐसे में हम जो बाबा साहब ने संविधान दिया उसको पूरी तरह से लागू करवाने में या करने में उपाय कीजिए? मैडम, के माध्यम से हम बता देते हैं, अभी जो हमारी SC ST टीचर फेडरेशन स्टार्ट हुई है, तो उसमें सबका सहयोग भी रहा है, साथ भी रहा है, और आज भी आपने देखा काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं हमारे पास, सबका समर्थन रहा है। और कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ती है। हमसे पहले भी पास्ट में भी बहुत सारी यूनियन बनी है, सबने अच्छा काम किया है। उनके ही पच्चीनों पे चलते हुए, हमसे सीनियर थे तो हम उनके बच्चे हैं, और उनको ही जैसे उन्होंने जितना स्टार्ट किया है उससे जितना उनकी कमी रहेगी, हम कोशिश करेंगे भाई जहाँ पे कमी रही है, कुछ गलतियां रही हैं, तो उसके आगे हम अपना जो एक मुहिम है उसको आगे लेके जाएंगे। और कोशिश हमारी यही है कि भाई अच्छे से अच्छा काम टीचर फेडरेशन के लिए करेंगे। साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ है यहाँ पर एक अधिवक्ता और है, तो आपसे एक सवाल है, क्योंकि बाबा साहब की जयजयकार करना और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना, इन दोनों में कितना फर्क है? बाबा साहेब का संविधान 26 नवंबर को जो बनकर तैयार हुआ था, और 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक जो है ये थ्रू आउट सेलिब्रेट होना चाहिए।
पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि भारत का संविधान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को इस तरीके से तैयार किया है कि उनके भीतर जो पीड़ा थी विशेष समाज को लेकर उसका कोई भी रिफ्लेक्शन जो है संविधान में देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है नीलम जी, जो बाबा साहेब का जो योगदान है, खाली संविधान एक योगदान नहीं है, संविधान तो एक दवा है जिससे कि हम उसको यूज करके जो है अपने दुख दर्द को फिलहाल जो है दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें परमानेंट रिलीफ चाहिए तो भगवान बाबा साहेब का जो सही मार्गदर्शन जो है, जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उसकी तरफ जब तक समाज नहीं बढ़ेगा, देश नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है ना तो इस समाज का भला होने वाला है, ना ही इस देश का भला होने वाला है। तो आपका इस नाम क्या है? कुसुमलता, कुसुमलता जी कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? ज्वालापुरी सेकंड मैम। अच्छा, आज यहाँ पर संविधान को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गई। अच्छा लगा, सुनने में अच्छी भी लगती हैं क्योंकि हमारे महान पुरुषों की बातें हैं। तो जानना चाहूंगी डॉक्टर अंबेडकर थे, क्योंकि आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते बताइए कि आपके जीवन में उनका क्या योगदान है? मैम, उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत ही रहा है। मैं एक रिजर्व कैटेगरी से आती हूँ। अब ये बताइए, अगर उन्होंने संविधान में ये प्रावधान ना रखा होता कि एससी जो एसटी हैं उनको भाई रिजर्वेशन मिले, दिया उन्होंने ये नहीं दिया होता हमें, तो फिर मैंने मतलब कैटेगरी का ही यूज करके मैंने अपनी जॉब पाई है, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, शादी हो गई थी, तो मेरी छोटे बच्चे थे तो पढ़ाई को थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने जब ओवर एज के कगार पे थे तब मैंने ज्वाइन करा है। तो मेरा तो सब कुछ दिया हुआ बाबा साहेब का है। तो ये तो आपकी बात हुई क्योंकि आप कैटेगरी से आते हैं, आपने आरक्षण लेकर जॉब हासिल किया। लेकिन इस भारत देश में समस्त महिलाओं की बात करूं, चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं, और मैं ये सवाल लगातार हर महिला से करती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आज की भारत की महिला कितनी जागरूक है। आज अगर हम एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बात करें, महिलाएं बन रही हैं और वो संविधान के तहत बन रही है। लेकिन जब मैं बहुत सारी महिलाओं से जुड़ती हूँ, पूछती हूँ कि भाई आपके जीवन की जो सफलता है उसका श्रेय किसको जाता है, तो तमाम महिलाएं इस तरह से कहती है भाई शेरा वाली की कृपा है या भोले बाबा की कृपा है, या मतलब अलग अलग तरीके से जिसमें जिसकी आस्था है वो उस तरह से बनाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि संविधान नहीं होता तो स्वाभाविक उसकी बात है, उन्हें राइट्स नहीं होता, ना स्कूल जाने का होता, ना आरक्षण की व्यवस्था होती नहीं ना मैम, जी। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे अब हम कहते हैं कि हमें ये शेरा वाली माँ ने दिया, इसने दिया, ये तो पहले भी थे दिया, जो बाबा साहेब ने दिया। उन्होंने लिखा कि महिलाओं को सीसीएल मिलनी चाहिए, महिला को इस चीज में अधिकार मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था पहले, वो मिलना चाहिए, उनको राइट टू एजुकेशन। ये सब जो हमारी भागीदारी है स्त्रियों की, महिलाओं की, वो किसने दी? वो बाबा साहेब ने दी। भगवान तो पीछे से ही चलते आ रहे हैं, अगर उनको देना होता तो वो एकदम से प्रकट होके ये कहते कि भाई लो ये महिलाएं, इनका उद्धार करो, और भाई महिलाओं को ना सती करा जाएगा, ना महिला को ये करा जाएगा, महिलाएं बराबरी की हिस्सेदार होंगी। पर वो बराबरी की हिस्सेदारी बाबा साहिब ने दी है और हम उनके बहुत ऋणी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बच्चों को भी यही कहते हैं, जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी हम यही बातें सिखाते हैं। जी हाँ, तो देखिए मैडम ने बहुत अच्छी बात की और बस ये जागरूकता वाली बात है।